हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका हम आज पार्ट 2 करने वाले हैं। हम इस सीरीज में करते क्या हैं, हम इस सीरीज में जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस से अकॉर्डिंग, जैसे वर्ग 2 में सिलेबस था तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे आप अपने, हम उन क्वेश्चनों को लेके आते हैं और आज हम इसका पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं इसमें, और इससे आपके नॉलेज में बूस्ट अप होगा। आपका नॉलेज में कोई शक की बात नहीं है, आपकी वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि क्या इसमें कंटेंट है। देखिए, यदि एक आंकड़े के माध्य और बहुलक क्रमशः 11 तथा 8 हैं तो माध्यिका कितनी होगी। देखिए, इसमें एक फॉर्मूला होता है जो हम अक्सर भूल जाया करते हैं, तो हमें थोड़ा उसका अच्छी से थोड़ी मेहनत करके लेके याद करके जाना है। बहुलक बराबर होता है किसके, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। मुझे ये कई बार याद नहीं होता था, मैं भूल जाता था, कहीं बहुलक को यहाँ करता था कहीं यहाँ वहां। तो देखो, इसमें आप ध्यान रखना कि बहुलक तो सबसे ज्यादा बार जो आता है उसको बहुलक कहते हैं, आपको ये चीज पता है, तो उसको तो आप एक तरफ रखें, वो तो ऑलरेडी ज्यादा ही है। ठीक है, अब जो माध्य का एम वाले हैं उनको उस तरफ रखें। अब इसमें से हम ज्यादा किसको देंगे, जिसका नाम ज्यादा बड़ा है उसको हम ज्यादा देंगे। 3 और 2 तो हमें पता रहता है कि हम एक में 3 लिखते हैं, एक में 2 लिखते हैं और एक खाली रहता है। ठीक है, तो बहुलक हमको दिया है क्या, बहुलक है इसका माध्य और बहुलक। देखिए, जो पहले आया वो पहले उसको दे देंगे, तो माध्य क्या है यहाँ पे आपका 11 है, तो मैंने ये माध्य 11 रख दिया, और बहुलक कितना है इसका 8 है। हमें इसकी माध्यिका बतानी है, माध्यिका को आप x या m जो लगे कुछ भी मान सकते हैं। देखिए, ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा माइनस का, आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8 प्लस 22 इज इक्वल टू 3x। जब आप 22 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 33x, और 3 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक, ये देखिए आसान है चीजें, लेकिन हम भूल जाते हैं पेपर में। आप देखिए, आप तो सबसे अच्छा आइडिया ये होता है कि मैं जब सवाल कराता हूँ उसके पहले आप वीडियो रोक के खुद से ट्राई करें, या मन में सोच लें कि फॉर्मूला याद आ गया मतलब चलो बन जाएगा, फॉर्मूला मैच करने की सही है कि नहीं तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण है। देखिए, मैंने इसमें कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं लिया है, जो आए हुए क्वेश्चन है मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लिया हूँ। ठीक है, अब देखो, त्रिघात बहुपद वो बहुपद है जिसमें 3 घात होनी चाहिए। तो 3 घात वाले देखो, आपको एक ये भी दिखेगा, एक ये भी दिखेगा, एक ये भी दिखेगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब पर 3 में से कौन सा एक है। देखिए, हम उसको मानते हैं घात, हम उसको काउंट करते हैं जो मैक्सिमम होती है। ठीक है, देखते हैं जरा, यहाँ पे मैक्सिमम घात 3 है क्या, नहीं, यहाँ तो 5 है, ये 3 घात का नहीं है, 5 घात का है। देखो, यहाँ मैक्सिमम घात 3 है, हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम घात 4 है, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। हम घात, आपने याद होगा, हम अभी तो पहले जो परीक्षा हुई थी फर्स्ट वाली मैथ्स में हुई थी वर्ग 2 में, उसमें तो घात ही घात के क्वेश्चन आए थे पी वाले में, कि बताओ इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात कितनी होगी। तो आपको हम घात किसको गिनते हैं, जो सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा घात देखो, हम 3 ही लेंगे। अच्छा, एक वृत्त की त्रिज्या खालिस्तान है जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है। हमें उसकी त्रिज्या बतानी है। ठीक है, देखो, व्यास से हमको कोई लेना देना नहीं है, व्यास को हम किस में कन्वर्ट करें, रेडियस में। व्यास हमारे कोई काम का रहता नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये जो हो जाएगी 18 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 10। सबसे पहला काम तो आप यही करें, क्योंकि व्यास हमें कहीं लगता नहीं है। अब देखो, क्वेश्चन को आप फिर पढ़ेंगे, जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है। मतलब आप ये जो ऐड कर रहे हैं, आप क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बस आपका काम हो गया, मैं एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखो, जो परिधि के योगफल पर के बराबर है, ये जो आपको दो दिए हुए हैं उनकी जो परिधि है उनका टोटल एक किसी तीसरे के बराबर, ये कहना चाह रहा है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो वर्ड में लिखा है मैंने उसको नंबर में लिख दिया, ठीक, मैथ की भाषा में लिख दिया। अब देखो, 2 पाई सब में कॉमन है, काट देते हैं हम। यहाँ देखो, कॉमन लेंगे यहाँ से तो 2 पाई आएगा, R1 प्लस R2 वहां बचेगा, 2 पाई से कट जाएगा, यहाँ पे R बचेगा। R1 हमारे पास कितना है, R1 हमारे पास है 18, और ये है 10, और 18 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। देखो, मैं आपको वो तरीका बताने की कोशिश करता हूँ जो तरीका हम पेपर में यूज कर सकें। ठीक है, बाकी हम अगर इसको फिर पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होके आए हैं, तो आप इतना तो आप समझ सकते हैं। आप नहीं तो इसको पूरा सॉल्व करके भी देखेंगे तो भी आंसर इतना आएगा। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया कि हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास R1 प्लस R2 बचेगा, 2 पाई से 2 पाई काट देंगे। अच्छा, हाँ, खालिस्तान बढ़ते पौधों से संबंधित है। प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, फिबोनाची संख्याएं, परिमेय संख्या। बढ़ते पौधों से संबंधित है,
हम लोग, मैंने जब इसको पहली बार देखा था तो मैं नेचुरल नंबर पे क्लिक किया था, प्राकृतिक संख्या पे, जो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है फिबोनाची संख्याएं। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा आप जान जाएं कि ये क्या कौन सी संख्याएं होती हैं। फिबोनाची संख्याएं वो संख्याएं हैं जो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, स्टार्ट होती हैं ये जीरो से, ठीक है, ये जीरो से होती हैं स्टार्ट। इसके बाद अगले नंबर जो आता है, अगला नंबर जो आता है वो आता है 1। फिर उसके बाद ये स्टार्ट यहाँ से अब आप कर सकते हैं, 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा 1। देखो मैं एक बार बना लूं फिर आपको खुद समझ में जाएगा कि ये होती क्या है। 1 प्लस 1 करूंगा तो 2, 2 प्लस 1 करूंगा तो 3, 3 प्लस 2 करूंगा तो 5। अगर देखिए इससे आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सीरीज एक दे दें और बोलने बताओ ये कौन सी सीरीज है, कौन सी संख्याएं हैं, ये है फिबोनाची की संख्याएं, जिनमें हम क्या करते हैं, जो जैसे हमें 2 लिखना है तो उसके पहले के दो नंबर ऐड करते हैं वो लिख देते हैं। जैसे ये 5 क्यों लिखा मैंने, 3 और 2 को ऐड कर दिया और 5 लिख दिया, ठीक है। ये फिबोनाची की संख्याएं में हम ऐसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि इसमें किन नंबरों का यूज किया जाता है, इनमें पूर्ण संख्याओं का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जीरो भी आती हैं और जितनी संख्याएं आती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक, नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो फिबोनाची की संख्याएं, देखिए पहला तो ये क्वेश्चन आपका तैयार है, फिबोनाची की संख्याएं बढ़ते पौधों से संबंधित है। फिबोनाची की संख्याएं होती क्या है ये मैंने बता दिया, बनाते कैसे हैं आपको समझा दिया, आप इसके आगे और बना सकते हैं और ज्यादा इसके अगले वाला लिखना है 3 और 5, 8। स्टार्ट कहाँ से होती है जीरो से और चलती जाएंगी आपकी ये, ठीक है। अब हम आ गए हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विनिमय विनिमय गुणधर्म की व्याख्या करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन कौन करता है वो देखना। क्रम विनिमय नियम इतना है कि भाई आप जब ऐड करते हैं इस तरफ और उस तरफ ऐड करते हैं क्रम चेंज करके तो आंसर सेम आता है। देखते हैं कौन सा है इसमें, देखिए इन दोनों में ये आएगा तो आंसर सेम, लेकिन ये क्रम विनिमय नियम नहीं है, ये सहचर नियम है ना। देखो ये वाला जो है ये क्रम विनिमय नियम, देखो a प्लस बी बराबर हो रहा है b प्लस ए के, क्रम चेंज हो रहा है ये है, ठीक है। सी डी क्यों नहीं है, सी में तो देखिए दोनों इक्वल ही नहीं आएगा। डी में ये कौन सा है, वितरण नियम है, ये वितरण नियम है, देखिए ए का इसके साथ मल्टीप्लाई, आप थोड़ा देख लेना, वितरण नियम, सहचर नियम, ठीक है, तत्समक वगैरह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है। इसमें मैंने आपसे वो भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पूछना चाहता है, प्रत्येक संख्या एक का गुणनखंड होती है, नहीं भाई ये नहीं है सही। दो एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है, नहीं। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, हाँ ये आंसर सही है। एक अभाज्य संख्या है, नहीं, एक को तो भाज्य भी नहीं लेते अभाज्य में। थोड़ा सा भाज्य अभाज्य के बारे में आपको समझा दूं, देखिए क्या है आपको लोगों को पता तो होगा, लेकिन उसका जो रीजन है मैं आप लोगों को दे देता हूँ एक। देखिए जब भाज्य संख्या की डेफिनेशन बन रही थी, सो पहले अभाज्य संख्या की लेते हैं, जब अभाज्य संख्या की डेफिनेशन बन रही थी तो वो ये बोल रहे थे कि भाई कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तब मानी जाएगी जब उसमें किसका भाग जाए, एक तो उसी नंबर का जाए, 3 का जाएगा 3 में, और एक 1 का जाए। कितने नंबर हुए, दो। आप कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, देखिए 5 में लेता हूँ, 5 में किसका जाएगा, 5 का जाएगा और 1 का जाएगा। हम कोई सी भाज्य संख्या लेंगे 9, तो देखिए उसमें 3 का जाएगा, 9 का जाएगा, 1 का जाएगा। मतलब ये जब परिभाषा बनी तो ये बनी कि भाई भाज्य संख्या में 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए और अभाज्य संख्या में कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन जब एक की बारी आई, जब एक की बारी आई तो इस बेचारे के पास तो केवल एक ही फैक्टर बचा। देखो भाज्य अभाज्य संख्या में क्या थी डेफिनेशन की, दो फैक्टर हो, एक नंबर वो स्वयं खुद होगा और एक होगा। अब एक के बेचारा एक तो हो गया, दूसरा नंबर मिला नहीं, तो इसलिए एक ना तो भाज्य की डेफिनेशन में आया ना अभाज्य की डेफिनेशन में आया, तो इसलिए कहाँ चला गया वो, एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, हम लोग कहते हैं, उसके पीछे रीजन ये है। अच्छा, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, हाँ दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। दो एकमात्र विषम अभाज्य संख्या नहीं भाई, सम है, दो तो सम है, ठीक है। दो, क्योंकि दो में डेफिनेशन में सेट होता है, देखो सिर्फ किससे डिवाइड होता है, या तो एक से होगा या अपने आप से होगा, और अभाज्य संख्या की वो अभाज्य की डेफिनेशन यही है कि दो नंबर से होना। पैरेलल है क्यू तथा एल एक तिर्यक रेखा है, एंगल 161 एंगल 2। देखिए इन क्वेश्चनों में आप फंस जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करी और थोड़ा सा बेसिक से अगर नहीं समझा है तो। जब भी ये साइन आता है ना तो आप समझ जाओ कि आपको एकांतर कोण संगत कोण वाला कॉन्सेप्ट लगेगा अगर पैरेलल लाइन है, ठीक है। अभी हम देखिए समझने की कोशिश करते हैं, मैं जो इस क्वेश्चन में आप जरूरत पड़ेगी, एक लाइन में अगर जितने भी एंगल बनाओ आप, उन सबका टोटल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ये बात, लीनियर पेयर एंगल होते हैं, रेखीय युग्म कोण होते हैं। अगर यहाँ पे तीन भी बन जाएंगे एक लाइन में तो हम इन तीनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। हाँ अगली बात इसमें और पता हमें ये होना चाहिए कि अगर दो लाइन है और एक लाइन अगर काट देती है उनको, तो ये जो सात सात वाले इन दोनों का टोटल
180 होता है। साथ साथ अंदर अंदर वालों का आप तो छोड़ लो भाई, अंदर अंदर वालों का 180 होता है, इतना समझ लो। फिर इस क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर कहीं फंस ना जाए आप। देखो यहाँ पे एंगल 1 है 61, देखो एंगल 1 है ये 61, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये देखो आपको साफ साफ जेड दिख रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 61 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 61 ये 61, ये बात तो आपको समझ में आ गई, एकांतर कोण है। अब देखो ये जो एक सीधी लाइन बन रही है, इसमें ये और ये एंगल बन रहा है और एक लाइन बना रहे हैं, मतलब 61 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, एक लाइन में बन रहा है। ये भी यहाँ से अगर हम खींचे तो एक लाइन बन रही है, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस आप 61 करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 119 डिग्री आएगा आपका आंसर, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ गया ना, आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो अगर आप देखो 61 है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, आप 180 में से माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों का टोटल कितना होता है 180, मैंने बताया है आपको। तो आप 180 में इसमें से माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा, और फिर ये वाली लाइन जो चल रही है हमारी, ये वाली जो ये वाला एंगल है कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपको ये वाला एंगल अगर पता चलेगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं, एक बार आपसे बनने लगे तो फिर आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो आप फंसते हैं हमेशा। देखिए अगर मैं यहाँ बन देता हूँ, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में दे देता हूँ, जिससे आप फंसना आपका कम हो जाए। ये मैंने एंगल के नाम दे दिया। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे वन है, यहाँ पर कौन सा एंगल, वहां पे 5 है, ये संगत कोण कहलाते हैं, ये हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है 7, तो ये इक्वल होंगे, संगत कोण है। देखिए इस 4 वाले का संगत कोण कौन सा है, ये देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है, जहां पर 4 बना है नीचे में कहाँ कौन बना है 8, तो ये तो आपको पता समझ में आ जाएगा। अगर आप संगत कोण मतलब जहां पे वो है सेम उसी पोजीशन पे नीचे वाला रहे, ठीक है। और दूसरी बात आप क्या समझे कि देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऐसा इसमें भी फॉलो होगा नियम, इसमें भी फॉलो होगा। दूसरी बात एक नियम और याद रखने कि भाई अगर हम इन अंदर अंदर वालों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एक बात और याद रखेंगे भाई, ये एकांतर कोण है, ऐसे अगर बनते हैं तो आपका वन कितना होता है सेम होते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें जिनसे आपके क्वेश्चन, नहीं तो आप में बहुत दिक्कत जाती है और ये फंसाएंगे आपको, आएंगे भी इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसा झूठा काम नहीं है कि भाई देखो यही क्वेश्चन आएंगे थंबनेल डाल दें कि ये देखो ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए हमारी जरूरी है, जिनसे हमारे नंबर इंप्रूव होते हैं, और ये देखा भी गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग अब आ गए हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 अंश कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आप देख लिए शब्द क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर आपको आता है, त्रिज्य खंड नाम का आता है, देखो क्षेत्रफल आता है और वृत्त है, तो आपको एक चीज क्लियर है कि भाई मुझे पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये बात तो आपको क्लियर है, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर त्रिज्य खंड है तो उसमें आप एक चीज और ऐड कर देते हैं, थीटा अपॉन 360, ठीक है। दो ही चीज आएंगी, ये 10th क्लास का चैप्टर है, इसमें चाप की लंबाई अगर पूछेगा, चाप की लंबाई कल को पूछेगा, थीटा अपॉन 360 रहेगा, पाई आर स्क्वायर की जगह चेंज हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा 2 पाई आर। तो आपका एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा 10th का। दो फॉर्मूले अगर आपने याद कर ली, बहुत काम के फॉर्मूले हैं और बहुत ज्यादा एरिया सिलेबस का खत्म कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर एक खत्म करना है। थीटा तो क्या है, थीटा 60 है अपॉन 360, पाई की वैल्यू सॉरी यहाँ पे दी थी कि पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, ठीक। तो 22/7 से भी कर सकते हो, पर उसमें क्वेश्चन में दी थी तो मैंने लिख दिया भाई। मेरी कोशिश बिल्कुल वही है कि मैं जो क्वेश्चन जैसा पूछा गया था मैं वैसे ही आपसे पूछूं, और ऑब्जेक्टिव भी मैं जो ऑप्शन भी है वो भी चेंज नहीं करता, वो भी सेम बिल्कुल रखता हूँ कि भाई वही रखूंगा, ठीक है। भले मुझे थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन मैं कह नहीं, आपको जो जैसी चीज है वैसे ही उसी क्वालिटी में मिलना चाहिए। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, आर की वैल्यू 10 × 10। सवाल से सिर्फ हमें वैल्यू देख के रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 0 से 0 हम काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 जब 36 होगा, इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये खत्म। तो आपका बचेगा 314/6। सॉल्व करेंगे आप, इतनी कैलकुलेशन तो बनती होगी आप लोगों से, ठीक है। हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, यहाँ हो जाएगा 2 × 5 = 10, यहाँ बन जाएगा 2 से 1 = 14, ये आ जाएगा 3। कौन सा आंसर है, ये 3 ऑप्शन में रखा आपको। थोड़ा सा आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, मैं से ज्यादा अगर मैंने जो बताया उस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ये 9 और 10, थोड़ा सा आप एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है ये। फिर मैं आपको कराता हूँ इनमें, और एक नॉलेज आपका और थोड़ा सा आगे हो जाएगा। आपसे बनते होंगे, नहीं बनते हैं तो आप देखेंगे तो अब बनने लगेंगे।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक, ठीक है। ये मेरा समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी नाम का। यदि सी डी बी इज इक्वल टू सी डी और बी, सी डी बी ये रहा, ये है आपका 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलते जाए ना, इनमें जो बोलते जाए आप वो करिए, डरिए मत कि हमें डायग्राम बनाना है और ये करना नहीं, जो बोल रहा है हमें तो सिंपल वही कर रहे हैं। डी ए बी क्या है 65, डी ए बी क्या है ये 65 है। अब सी बी डी बताना है, सी बी डी बताना है मतलब मुझे ये वाला एंगल बताना है, ये में क्वेश्चन मार्क है, ये पहले चीजें चली जाओ। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के बारे में बात की गई है, बात यहाँ पे एंगलों के बारे में की गई है। आप क्या जानते हैं समांतर चतुर्भुज और एंगल के बारे में? समांतर चतुर्भुज और एंगल के बारे में मैं तो ये जानता हूँ कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है, ये बात मुझे पता है कि आप ये बात अच्छे से इस बात को बार बार सोचिए 2 4 5 दिन, कि समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, बात भूल ना जाए। देखो अगर ये 65 है तो ये भी कितना होगा 65, और सिर्फ आपको अगर एक बात ये क्लिक हो गई तो आपका आंसर आ गया। वो आपको दिख गया होगा कि यार ये और ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और अगर मुझे इन दो तीनों में से मैं सोच रहा था पहले कि एक एंगल पता चल जाए और तो मेरा काम बन जाए, और वो मुझे पता चल गया यहाँ से, ठीक है। एक रूल, समांतर चतुर्भुज है, एक रूल तो लगाना पड़ेगा एंगल का, तो यही सबसे उसका फेमस रूल है, ठीक है। 45 65 ये प्लस करना है मुझे, कि ये तीनों में प्लस करूं 180 हो जाए, क्योंकि देखो 45 प्लस 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है नीचे वाला, देखो आप सबको दिख रहा होगा कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 5 10, 6 और 4 10, ठीक है, सॉरी एक 1 कैरी आ जाएगा, x इज इक्वल टू 180, ये 180 1 उस तरफ जाएगा तो 110 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 70, ठीक है, 70 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन को और देखिए, थोड़ा सा और मैंने इसको और एडवांस लेने की कोशिश किया है, आए हुए क्वेश्चन है। देखिए पेपर में सब प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। इजी की संख्या ज्यादा होती है, मीडियम की संख्या ज्यादा होती है कहेंगे। देखिए एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, जैसे ही मुझे समांतर चतुर्भुज की बात हुई मैंने ये डायग्राम बना लिया, ठीक है, आप लोग भी बना लेंगे सीधे A B और C और D, ये समांतर चतुर्भुज मेरा बन गया। इसमें ये बोल रहा है कि DC बराबर 16 सेंटीमीटर, DC जहां पर ये 16 सेंटीमीटर मैंने लगा दिया। यदि संगत भुजाएं AB, संगत भुजा AB और AD के अनुरूप शीर्ष लंब क्रमशः, शीर्ष लंब मतलब भुजा आ रही, शीर्ष लंब बार बार समझ जाओ, शीर्ष लंब मतलब हाइट होती है, ठीक है। शीर्ष लंब को खींचना है हमें, एक AB से मुझे खींचना है, देखो मैं एक AB से खींच दे रहा हूँ, उसमें शीर्ष लंब ये आएगा, ठीक है। तो इसका जो है कितना होगा, कितनी है AB की हाइट वाले की है 8, ठीक है। और एक AD से बनाना है, एक AD से शीर्ष लंब मेरा ये जाएगा, ये चला गया, इसकी हाइट मुझे दी है 10 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब की हाइट दी हुई है, मुझे ये AD बताना है, ये वाली साइड जो है ये क्वेश्चन मार्क में बनी हुई है। देखो जैसे ही हमें एंगल की बात पूछी गई थी तो हमें एंगल ध्यान में आता है कि यार एंगल की क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भुजा आई की बात आ रही, साइड की बात आ रही, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि यार साइड में मैंने क्या क्या पढ़ा है। साइड में देखो क्षेत्रफल आ सकता है हमारा, और परिमाप आ सकता है, परिमाप से तो निकलेगा नहीं, अंदर की बात आ रही है, क्षेत्रफल से निकल सकता है, क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणित ऊंचाई, और शीर्ष लंब से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं ऊंचाई से। देखिए अगर मैं इसका यहाँ से निकालूंगा, इस वाले से आधार से और इस ऊंचाई से, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, और फिर एक बार मैं इस आधार से और इस ऊंचाई से निकालूंगा तो भी क्षेत्रफल निकलेगा, अलग अलग तो निकलेगा नहीं, एक ही निकलेगा, क्योंकि एक आकृति है, अगर मैं उसका अलग अलग तरीके से भी निकालूंगा तो एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा। चलो पहले इससे निकाल के देखते हैं, ये मेरा आधार है और ये मेरी ऊंचाई है, ये आ गया, ये बराबर होगा किसके, इस वाले आधार AD और इस वाली ऊंचाई 10 के, दोनों से एरिया निकालेंगे तो इक्वल आएगा। कहने का मतलब ये है 16 मल्टीप्लाई 8/10 इज इक्वल टू AD हो जाएगा मेरा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत, आप सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 8 करना है, कर लीजिए जैसा लगे, चलिए इसको कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, अब कर लीजिए 6 से 6 4 जा कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे आप, 5 1 जब 5 आएगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब कितना जाएगा, 5 2 जा 10 बचेगा 4, 5 8 जा 40, 12.8 सेंटीमीटर सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो लास्ट तक अगर आप रोकें तो आपको समझ में आया होगी कि कितनी हेल्पफुल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं तो सपोर्ट करिए, तो मैं और थर्ड पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें अगर मैथ्स मेरा मुझे लगेगा कि हाँ चलो मैथ्स सब कवर हो गई है, और हो जाएगी कवर, बहुत टाइम है अभी, ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत कम है, ठीक है, कम है, लेकिन ये है कि तैयारी अगर हम लगे रहेंगे तो हमारा हो जाएगा ये सिलेबस कंप्लीट, ऐसा है। फिर हम और
दूसरे उसके भी लेके आ जाएंगे कि एसएसटी के लेके आ जाएंगे, साइंस के लेके आ जाएंगे क्वेश्चन ऐसे ही।